स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चल रहा था। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक है हेलो एल्केन के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन को बनाने की विधियां कंप्लीट पढ़ ली थी। तो आज अपना टॉपिक है हेलो एल्केन के भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखिए, हेलो एल्केन का जो नाम था एल्किल हैलाइड भी इसे कहा जाता है, एल्किल हैलाइड भी इसे कहते हैं, आरक्स। अब भौतिक गुणों में जनरली जैसे अपन बात करेंगे कि इसका कलर कैसा होता है, जल में विलेयता क्या है, जल में विलेय है या नहीं है ये, इसके अलावा जैसे इसका क्वथनांक का ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऐसे कुछ बेसिक जो है, या गैस अवस्था, इसकी भौतिक अवस्थाएं गैस है, द्रव है, ठोस है। तो जैसे इसका कलर जो बताया गया एल्किल हैलाइड्स के बारे में, या हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो है, इनका जो शुद्ध अवस्था में ये हेलो एल्केन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। लेकिन इन्हीं की जो अवस्था बताई गई है, प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं, ये प्रकाश के संपर्क में ये रंगीन हो जाते हैं। जैसे ब्रोमाइड है, आयोडाइड आयन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो प्रकाश के संपर्क में रंगीन होते हैं। तो एक तो इसका कलर का आ गया। एक जैसे नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे अपन, एल्कोहल बेंजीन है, ईथर है, इसमें एल्किल हैलाइड होता है वो विलेय होता है। और वैसे जल जो होता है, जल में ये अविलेय रहता है, तो उसकी विलेयता का भी ध्यान होना चाहिए, जल में अविलेय है या विलेय। तो जल में एल्किल हैलाइड अविलेय होते हैं। एक इसमें जो आएगा अपने इसकी भौतिक अवस्था, निम्नतर हेलो एल्केन जो है वो गैस अवस्था में होते हैं, निम्नतर हेलो एल्केन। और उच्चतर हेलो एल्केन जो है वो द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो सिंपल है। एक तो कलर का बताया, शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं और प्रकाश में ये रंगीन होते हैं, प्रकाश के संपर्क में तो रंगीन होते हैं। एक इसका विलेयता का क्या बताया है, एल्किल हैलाइड जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। लेकिन ये एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, इनमें विलेय होते हैं। इसके अलावा जैसे आपको बताया कि निम्नतर हेलो एल्केन, निम्नतर हेलो एल्केन का मतलब होता है एक कार्बन दो कार्बन के हेलो एल्केन गैस अवस्था में होते हैं, और उससे उच्चतर यानी कार्बन नंबर 3 से लेकर आगे 4 कार्बन का 5 कार्बन का हेलो एल्केन है, वो सारे के सारे ठोस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनके ये जो पॉइंट्स है वो मैं नोट कर देता हूं, ये आपको नोट भी करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो इसका शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं तथा प्रकाश के संपर्क में आने पर ब्रोमाइड व आयोडाइड रंगीन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये बताया था आपको। सेकंड पॉइंट विलेयता का, एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं। अब अविलेय क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं तथा एल्कोहल, ईथर, बेंजीन में विलेय होते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका जो आता है, निम्नतर हेलो एल्केन, निम्नतर हेलो एल्केन में आते हैं जैसे CH3Cl है, CH3Br है, C2H5Cl। देखो ये कार्बन का आ गया, ये भी एक कार्बन का, ये दो कार्बन का। निम्नतर हेलो एल्केन में कार्बन एक और दो कार्बन के एल्किल हैलाइड, निम्नतर हेलो एल्केन गैस होते हैं तथा उच्चतर हेलो एल्केन द्रव व ठोस
होते हैं। तो यहाँ पर ये इसके कुछ बेसिक जो है वे इसकी प्रॉपर्टीज है फिजिकल। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है ये है शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं प्योर स्टेट में, और प्रकाश के संपर्क में आने पर ब्रोमाइड व आयोडाइड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। सेकंड पॉइंट, एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं, तथा एल्कोहल ईथर बेंजीन में क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड विलेय होते हैं क्योंकि उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये अपने 11th में भी आई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके बारे में लेटिमर और रोडब्रूस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसका अर्थ था कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है जब परबल विद्युत परमाणु के मध्य आता है तो एक के साथ साधारण बंध बनाता है और एक के साथ विशेष प्रकार का, जिसे डैश डैश से लिखा था अपन ने या डॉटेड से लिखा था, उस विशेष प्रकार के बंध का नाम था हाइड्रोजन बंध। थर्ड, निम्नतर हेलो एल्केन। हेलो एल्केन निम्नतर का मतलब क्या है, एक कार्बन और दो कार्बन के एल्केन लड़े से। ये कार्बन का लिखा मैंने, यहाँ कार्बन कितना है, एक, इसमें भी एक है, इसमें कितने हैं, दो। तो निम्नतर हेलो एल्केन में कार्बन एक और दो के हेलो एल्केन, वो तो कैसे होते हैं, गैस। तथा उच्चतर हेलो एल्केन द्रव्य व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट जो है 3 पॉइंट है। नेक्स्ट इसका पॉइंट आएगा क्वथनांक का। तो अपन क्वथनांक की बात करते हैं तो उससे पहले एक बार आप इनको थोड़ा सा इनको नोट जरूर कर लेंगे आप, क्योंकि नोट करना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्वथनांक की, जिससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ध्यान दें, फोर्थ पॉइंट है क्वथनांक। देखिए क्वथनांक जो है, क्वथनांक में यहां पर 3 कंडीशन पढ़ेंगे अपन। एक तो जैसे पहला दिया है, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। यहां पर देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक का मान बढ़ता है क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कैसे है, जैसे इसको अपने एग्जांपल से पढ़ेंगे तो इसका संबंध तो ये हो गया, कार्बन की संख्या समानुपाती क्वथनांक। एग्जांपल 4 जैसे देखिए, ये मैंने एक कार्बन का एल्किल हैलाइड लिखा है। देखो एल्किल हैलाइड आपको बनाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको रटना है, रटना नहीं समझना है। एक कार्बन का एल्किल हैलाइड है तो ये लो, ये हेलोजन जोड़ देंगे, बाकी तो हाइड्रोजन पूरी। 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड लिखो, 2 कार्बन और सेकंड पर हेलोजन जोड़ देंगे, वही बैलेंस कंप्लीट करोगे। 3 का बनाना है तो 3 कार्बन के साथ ये हेलोजन जोड़ दोगे और वही बैलेंस ही किसे पूरी कर लोगे, हाइड्रोजन। 4 का बनाना है तो ये 4 कार्बन, वही हेलोजन जोड़ देंगे। तो ये सारे के सारे एल्किल हैलाइड ऐसे फॉर्म होते जाएंगे। फिर कार्बन कार्बन एक साथ काउंट करके लिख देंगे और हाइड्रोजन एक साथ काउंट करके लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर CH3Cl, फिर लिखा C2H5Cl, C3H7Cl, C4H9Cl। तो यहां पर फर्स्ट एग्जांपल CH3Cl, C2H5Cl, फिर लिखा C3H7Cl, C4H9Cl। अब यहां पर देखिए बारी बारी से यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी कार्बन की संख्या बढ़ रही है। इसमें कार्बन कितना था 1, इसमें कार्बन कितना है 2, इसमें कार्बन कितना है 3, इसमें कार्बन कितना है 4 है। तो एक लंबी श्रृंखला बन रही है यहाँ पर। अरे मैंने इसको एक साथ लिखा है, यदि मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्या, थोड़ी साइज बढ़ेगी, ये लाइन इससे बड़ी होगी और ये CH3
CH2CH2Cl। फिर C4 है तो और अणु का साइज बढ़ेगा, तो अणु का साइज बढ़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसका अणु भार भी बढ़ता जा रहा है। अणु भार जैसे अपन ने पढ़ा है, जैसे कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का 35.5 होता है। फिर इसका करोगे तो और ज्यादा होगा अणु भार, इसका और ज्यादा। तो कहने का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणु भार भी क्या हो जाता है, एल्किल हैलाइड का बढ़ेगा, जिससे क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। तो आपके यदि कार्बन की संख्या ज्यादा दी जा रही है तो उसको आप इंक्रीज ऑर्डर में लिखते जाओगे। एक कार्बन वाले का कम हो जाएगा, 2 कार्बन वाले एल्किलाइड का और ज्यादा, 3 कार्बन वाले का और ज्यादा हो जाएगा क्वथनांक, और 4 कार्बन वाले का और ज्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो। तो वहां पर अपने को ध्यान रखना, ये कौन सा क्रम लिखा हुआ है, इंक्रीज ऑर्डर। इंक्रीज ऑर्डर का मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दूसरा, ये नोट कर लेंगे आप, कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक के मान बढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनल होगा। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो अणु भार भी बढ़ेगा और अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ता क्रम है। ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिया होगा, उसको इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर हो जाएगी। बढ़ता क्रम है, घटता क्रम पूछेंगे तो उसको अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वथनांक का, बी है, हेलो एल्केन में साकन बढ़ने पर क्वथनांक के मान कम होते हैं। हेलो एल्केन में साकन बढ़ने पर क्वथनांक के मान कम होते हैं, क्योंकि अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। अतः ऐसा कित हेलो एल्केन का क्वथनांक साकित हेलो एल्केन से अधिक होता है। यानी कहने का मतलब है क्वथनांक जो होगा प्रोपोर्शनल 1 पार्श्व श्रृंखला, यानी क्वथनांक जो है 1 क्या होगा, पार्श्व श्रृंखला इसमें होगा। यानी कहने का मतलब है हेलो एल्केन में साकन बढ़ेगा तो क्वथनांक के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। अब साकन बढ़ने में भी जैसे देखो, आपने 3 वर्ड मैंने बताए थे इसी चैप्टर में, नॉर्मल, आइसो और नियो। देखिए नॉर्मल जो होगा उसका ज्यादा होगा, आइसो का उससे कम होगा, और नियो का सबसे कम होगा। अब नियो ग्रुप में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर नॉर्मल तो कौन सा होता है, नॉर्मल तो बिना शाखा वाला होता है, सीधी श्रृंखला का, सीधी श्रृंखला होती है नॉर्मल। आइसो ग्रुप जैसे पढ़ा आपने, आइसो ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप में एक CH के साथ कितने CH3 होते हैं, 2 CH3। जब एक CH के साथ 2 CH3 होते हैं तो वो ग्रुप कौन सा होता है, आइसो में आता है। और नियो समूह कौन सा था, जब एक कार्बन के साथ 3 CH3 आए और CH2 आए, जब एक कार्बन के साथ 3 CH3 CH2 समूह आए तो उस ग्रुप को हमने नाम दिया था, नियो ग्रुप नाम दिया था। और जैसे मैंने एक आपको ये बताया था, जब एक कार्बन के साथ 3 CH3 आए तो ये कौन सा ग्रुप था, टर्सरी ग्रुप था, तृतीयक नाम दिया था इसको। जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या नाम देंगे अपन, टर्सरी नाम देंगे। और यहां पर जब एक कार्बन से 3 CH3 और एक CH2 समूह जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा ग्रुप होगा, नियो ग्रुप होगा।
और जब एक CH से दो CH3 समूह होते हैं वो कौन सा होगा, आइसो होगा। और जो सीधी श्रृंखला होगी वो कौन सी श्रृंखला होगी, असाकित। देखो ये चेन जो बनाई, मालूम है, यहाँ पर लिख दो हेलोजन, ये लो Cl, CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पर भी जैसे Cl लगा दिया, यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ Cl लगा दिया तो एल्किल हैलाइड तो बनी गया ना ये। अब यहाँ पर देखो वर्ड क्या लिखा है मैंने, असाकित। अब असाकित का मतलब ये है असाकित, इसे बोलते हैं असाकित। इसमें देखो कोई शाखा नहीं जुड़ी हुई। आगे एक वर्ड लिखा है साकित एलो एल्केन, साकित का मतलब शाखा जुड़ जाए कार्बन की। देखो यहाँ पर कार्बन की चेन जुड़ रही है, इसमें भी कार्बन की चेन जुड़ रही है, इसमें भी कार्बन की, तो ये सारे के सारे क्या हो, ये भी साकित में आएगा, ये साकित में आएगा, ये साकित, ये आती है साकित में। एक सीधी चेन जो होगी कार्बन की वो कैसा होगा, असाकित एलो एल्केन। तो हमेशा असाकित का तो क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा, और साकित का क्या होगा, कम। जितनी ज्यादा श्रृंखला बनती जाएगी क्वथनांक के मान में कमी आती जाएगी। तो यहां पर जैसे देखो एक एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल में आपको बता देता हूं, यहां पर है क्वथनांक समानुपाती 1/पार्श्व श्रृंखला। तो असाकित एलो एल्केन का क्वथनांक साकित एलो एल्केन से ज्यादा है। तो एग्जाम्पल फॉर जैसे CH3 CH2 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 Cl, ये मैंने 4 कार्बन का लिखा है, इसका ज्यादा मिलेगा। फिर देखिए एक ग्रुप लिखा है CH3 CH CH3 CH2 Cl, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इसमें लिख रहा हूं मैं, इसके आगे यहां लिख देता हूं CH3C CH3 CH3 Cl। तो ये असाकित है, इसमें शाखा कितनी बन रही है, इसमें शाखा एक आ रही है, 1 2 3 और 4, ये एक शाखा, इसमें कितनी शाखा बन गई, देखो 2, इसमें शाखा 2 आ गई ना, एक और एक इधर बना दी, एक इधर कार्बन मैंने अटैच कर दिया, इसमें जोड़ दिया है। तो यहाँ शाखा जितनी ज्यादा बनती जाएगी अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको दिया हुआ है निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, इस ग्रुप का असाकित का, फिर आइसो का उससे कम, और फिर ये कौन सा आ गया, टर्सरी ग्रुप आ गया। तो कौन सा ग्रुप आ गया, टर्सरी ग्रुप आ गया। तो पहले ये लैंग्वेज लिखोगे, लैंग्वेज के बाद में ये, और उसके बाद में ये इसका एग्जाम्पल। ये नॉर्मल का सबसे ज्यादा, फिर आइसो आएगा, फिर आएगा नियो, नियो आता तो नियो, और वहां पर टर्सरी भी आपको दे सकता, तो टर्सरी में भी क्या होगा, क्षेत्रफल और कम हो जाएगा। इजी है। देखो ये थ्योरीज में आपको कोई नहीं पूछेगा, इसमें एग्जांपल्स जो वही देगा, इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर, तो इनको समझना है कि नॉर्मल का ज्यादा है, फिर आइसो आएगा, फिर उससे कम नियो आएगा, या नियो की जगह वहां पर आपको नियो भी देख सकता है ग्रुप। नियो होता तो एक कार्बन के साथ 3 CH3 के साथ एक और क्या जाता, CH2 आ जाता वहां पर, ठीक है। आगे देखिए ये क्वथनांक का सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे, सी पॉइंट आएगा एल्किल समूह समान होने पर, एल्किल समूह समान होने पर हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। तो हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है FCl Br और I। अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा, एल्किल समूह समान होने पर। अब एल्किल को जैसे एग्जांपल 4 मैंने लिखा CH3F, ये यहां जोड़ दिया CH3Cl, CH3Br, ये लिख दिया CH3I। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है। तो हेलोजन जो है उसमें फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे कम है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की होती है। ये क्वथनांक के ऑर्डर में लिखा गया है यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए ग्रुप में से लिख दो एग्जांपल, जैसे मान लो ये लिख दो C2H5F है, यहाँ लिख दिया मैंने C2H5Cl है,
यहाँ लिख दिया मैंने C2H5Br है और यहाँ लिख दिया C2H5I है। तो यहाँ पर ग्रुप तो सेम ही है। ये कौन सा ग्रुप है? एथिल ग्रुप है C2H5, ये भी एथिल ग्रुप है। तो एल्किल समूह समान होने पर हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है, यानी हेलोजन के क्वथनांक का क्रम निम्न होगा। यहाँ क्वथनांक के पढ़ रहे तो क्वथनांक लिखो हेलोजनों, हेलोजनों की क्रियाशीलता में क्वथनांक का क्रम निम्न होता है। तो पॉइंट क्या है? एल्किल समूह समान होने पर हेलोजन की क्रियाशीलता में क्वथनांक का क्रम निम्न होगा। सबसे कम फ्लोरीन, फिर उससे ज्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये एग्जांपल फॉर CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I। तो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े इसमें क्वथनांक के। एक पॉइंट तो अपन ने जो सबसे पहला पढ़ा था, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा। अरे भाई पहला पॉइंट ये था अपना, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा। तो कार्बन की संख्या यदि आपको ज्यादा दी हुई रहेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा, फर्स्ट। सेकंड अपना था कि असाकित का क्या होता है, क्वथनांक ज्यादा होता है, साकित का कम होता है। यानी नॉर्मल का ज्यादा होगा, बिना चेन का कार्बन है, और साकित का क्या होगा, कम। फिर आइसो आएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, नियो आ जाएगा। ग्रुप का ध्यान होना जरूरी है आपको। थर्ड पॉइंट आपने लिखा कि एल्किल समूह समान हो तो हेलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आएगी आयोडीन की आ जाएगी। तो उसमें अपने को एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल आपको एक दो एग्जांपल इसमें भी लिखवा दिए हैं। तो एग्जांपल जो है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और हेलो एल्केन का जो भौतिक गुण अपन ने अभी पढ़े हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए आपके क्वथनांक का टॉपिक ही रहेगा, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए ABC, ये तीनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करने, और इनमें जो एग्जाम्पल उनको फोकस करना है। किस प्रकार एग्जाम्पल है उसको इंक्रीज ऑर्डर में कैसे लिखना है, डिक्रीज ऑर्डर में कैसे लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसका आएगा पॉइंट है अब टॉपिक है हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है, इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसको अपन 4 पार्ट में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों को। अब रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, रासायनिक गुण में क्या करेंगे अपन, हेलो एल्केन से कोई नए यौगिक बनाएंगे। हेलो एल्केन से क्या बनाएंगे, नए यौगिक बनाएंगे। तो उसमें 4 भाग दिए हैं। एक उसमें आएगा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये शॉर्ट में कहते हैं एसन अभिक्रिया। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे इसमें अपचयन रिएक्शन। तो हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको अपन 4 भागों में विभाजित करेंगे, जिसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एसन अभिक्रिया पढ़ेंगे। और दूसरा है विलोपन अभिक्रिया। थर्ड का नाम है धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। और चौथा पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, हेलो एल्केन के रासायनिक जो गुणधर्मों में नाभिक स्नेही है, विलोपन है, धातु के साथ है। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है कंफर्मली
हर साल आता है, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैं आपको अर्थ बताता हूं क्या है। तो ये नोट कर लोगे, हेडिंग क्या डालोगे, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। फर्स्ट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड विलोपन अभिक्रिया, थर्ड धातु के साथ अभिक्रिया, फोर्थ है अपचयन अभिक्रिया। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसा। देखिए नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही का मतलब है, जैसे अपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है, नाभिक स्नेही का मतलब होता है जिस स्पीशीज पर ऋणावेश होता है, जिस स्पीशीज पर ऋणावेश पाया जाता है उसे बोलते हैं नाभिक स्नेही। और एक इसका सिमिलर वर्ड सा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही को इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं और नाभिक स्नेही को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो नाभिक स्नेही का तो अर्थ होता है जिस स्पीशीज पर ऋणावेश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होगा। नाभिक स्नेही कौन सा होगा, जिस स्पीशीज पर ऋणावेश होता है। तो इसमें एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही क्या हो जाएगा, आ जाएगा। एक नाभिक स्नेही हट जाएगा और दूसरा नाभिक स्नेही आ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का अर्थ क्या हो गया, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही, दूसरा नाभिक स्नेही, दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता है। अब देखिए एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल 4 मैंने लिखा एल्किल हैलाइड, RX लिखा मैंने, एल्किल हैलाइड क्या लिखा है, RX। और यहां पर मैंने लिख दिया ये लो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही। देखिए नाभिक स्नेही जो है इसका इंग्लिश में नेम होता है न्यूक्लियोफाइल, तो उसका एनयू वर्ड लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए हेलोजन है, हेलोजन पर क्या होता है माइनस, R पर क्या होता है प्लस। क्यों, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए इस पर क्या आएगा माइनस। अब देखो ये माइनस आ रहा है तो ये भी किसकी तरह कार्य करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। क्या अभी बताया था, जिस स्पीशीज पर ऋणावेश होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाता, यानी एक नाभिक स्नेही हटकर उसके स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आक्रमण कर देता है। तो यहाँ पर देखो ये नाभिक स्नेही आक्रमण करे और ये यहाँ चला जाए तो ये इसके स्थान पर आ जाएगा, ये इसके स्थान पर आ जाए तो अपना कंपाउंड क्या बनेगा, RNU और प्लस में आ जाएगा X माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, नया यौगिक बन जाएगा। अब यहां पर देखो जैसे एग्जांपल फॉर CH3Cl है और प्लस में मैंने लिख दिया OH माइनस, ये एक नाभिक स्नेही लिख दिया मैंने, OH पर माइनस पढ़ा आपने, Cl पर क्या होता है माइनस, तो ये नाभिक स्नेही होगा क्या, ये भी क्या है नाभिक स्नेही। तो ये यहाँ चला जाएगा क्या और ये यहाँ आ जाएगा। एक नाभिक स्नेही के स्थान पर जब दूसरा नाभिक स्नेही आ जाए तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बन गया CH3OH और प्लस में क्या आ जाएगा Cl
माइनस। तो बात आपकी समझ में आई क्या? तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या पढ़ेंगे हमें? इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होगा, एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाएगा, यानी नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने लिखा आरएक्स लिखा, तो ये माइनस का ये न्यूक्लियोफाइल लिख दिया, तो ये यहाँ हटकर यहाँ आ जाएगा, ये एक्स के स्थान पर एनयू और एनयू के स्थान पर एक्स आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4 लिखा CH3Cl प्लस OH माइनस, तो यहाँ क्या बन गया CH3OH प्लस Cl माइनस। आई बात समझे? तो यहाँ नॉर्मली लिखना है ऐसा, ये तो आपको समझाने के लिए बताइए, ये नाभिक स्नेही हट जाएगा, दूसरा नाभिक स्नेही आ जाएगा, ये तीर के निशान जो समझाने के लिए बताए गए। तो मेन में जैसे ये थ्योरी लिखोगे, ये लाइन आ जाएगी, ये आरएक्स एनयू की रिएक्शन आ जाएगी, इसका एग्जांपल अपन ने पढ़ लिया है। तो ये नाभिक स्नेही है। अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं इसके बाद में हम पढ़ेंगे दो प्रकार की, एक पढ़ेंगे एकाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक पढ़ेंगे द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये अपना जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन जो है, उसके दो प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।